हेलो एवरीवन, डायनेमिक केबल के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट तरफ से कॉनकॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉनकॉल हुई है उसके क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में ही इस कंपनी का मैं यहाँ पे एक वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा टॉप लाइन यहाँ पे लगभग 18 से 20% के आसपास से ग्रोथ करेगा। इनफैक्ट ये गाइडेंस यहाँ पे लगभग नेक्स्ट 2-3 साल के लिए था, नियर टर्म के लिए था। एंड साथ में बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 10.5 से 11% के आसपास में रहेंगे। एंड साथ में इनकी जो नई कैपेसिटी पे इनका कैपेक्स का प्लान चल रहा था, तो उसके लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि Q2 FY 27 तक हमारी जो नई कैपेसिटी है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ठीक है, एक बार देखते हैं जो इनकी एक्चुअल में डिलीवरी हुई है गाइडेंस के अगेंस्ट में, उसको एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, मैं उसको एक बार स्क्रीन पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारे नंबर्स के अराउंड यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सके, राइट। तो आई थिंक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। फर्स्टली बिजनेस ग्रोथ की बात कर लेते हैं। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे वाई एन वाई रेवेन्यू के अंदर 33% से ग्रोथ दिखाई पड़ी है। 349 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर वन के अंदर। बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे 41% से ग्रोथ दिखाई पड़ा है। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, पैट के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 37% से ग्रोथ किया है और क्वार्टर वन के अंदर पैट आया इनका 25 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि अपन बात करें इनका ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए, इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे इनका इबिटा मार्जिन आया क्वार्टर वन के अंदर 10.90% के आसपास में। लास्ट क्वार्टर वन में तो इबिटा मार्जिन था 10.30% के आसपास में। मतलब यहाँ पे इबिटा मार्जिन के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है। साथ में इनका जो पैट मार्जिन है लगभग 7.10% के आसपास में आया है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर एंट्री कर ली है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर एशिया और लाइक यूं अफ्रीका में अपना एक्सपोर्ट करती थी। एंड अभी इन लोगों ने यूएस मार्केट के अंदर भी एंट्री कर ली है। एंड इन लोगों ने मेंशन भी किया है 13% हमारा टोटल रेवेन्यू आया है यहाँ पे, वो एक्सपोर्ट सेगमेंट से आया है। एंड जो करंटली हमारी ऑर्डर बुक है लगभग 811 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो राइट, ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी डायनेमिक केबल के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, इधर ऑफ आपका रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से या फिर एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, दोनों यहाँ पे अच्छे से अचीव किया है। लाइक रेवेन्यू ग्रोथ को यहाँ पे ओवर अचीव करते दिखाई पड़े हैं। 20% के गाइडेंस के अगेंस्ट में आपका लगभग 33% के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ रेट, एबिटा मार्जिन, पैट ग्रोथ रेट, उनके पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे लोग जो गाइडेंस था उसको अचीव किया है। एक बार देखते हैं लाइक बाकी का जो इनका गाइडेंस था कैपेक्स वाला, उस पे क्या स्टेटस है। तो उसके लिए एक बार जो कंपनी की जो कॉनकॉल हुई क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में, उस कॉनकॉल के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं उसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कॉनकॉल के हाइलाइट्स के अंदर पहला पॉइंट ये पिक कर लेते हैं कि नए कैपेक्स पे क्या स्टेटस है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा जो कैपेक्स का टाइमलाइन था Q2 FY 27 का, लाइक वहां पे हमारा नया कैपेसिटी लाइव हो जाएगा। लगभग 45 करोड़ रुपीज का हमने कैपेक्स यहाँ पे किया है। एंड जो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगा लगभग 6 to 7 टाइम्स के आसपास का रहेगा। मतलब मोटा-मोटी कंपनी नई वाली कैपेसिटी से एनुअली लगभग 250 से 300 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू अचीव कर सकती है। एंड यदि बात करें करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में, तो लगभग 85% के आसपास में है। सेम हमने देखा था क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट आया था, कॉनकॉल हुई थी, उसके अंदर भी मैनेजमेंट ने यही बोला था कि हमारी कैपेसिटी यहाँ पे करंटली फुली यूटिलाइज्ड है। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा क्वार्टर वन और क्वार्टर टू हमारा यू कैन से पूरे ईयर का सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वाले क्वार्टर्स होते हैं। तो लाइक हमारे क्वार्टर टू FY 27 के अंदर जो रेवेन्यू आएगा, यू कैन से हमारा जो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर FY 26 में जो रेवेन्यू हमने अचीव किया था मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज करके, उससे हम लोग अच्छे से क्वार्टर वन क्वार्टर टू FY 27 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। बट क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर FY 27 के लिए इनका नया कैपेसिटी लाइव होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर कैसे ये अचीव कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग आपने देखा होगा क्वार्टर फोर FY 26 में इनका रेवेन्यू था 355 करोड़ रुपए के आसपास में। अभी रेवेन्यू है समथिंग 349 करोड़ रुपए के आसपास में। तो सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू नंबर इन्होंने अचीव किया है। तो यू कैन से लाइक कैपेसिटी जो फुली यूटिलाइज करी थी इन लोगों ने क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर, सेम उसी तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्वार्टर वन FY 27 के अंदर रहा है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से क्वार्टर टू FY 27 के अंदर रह सकता है। बट दिक्कत आएगी क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर FY 27 से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इनका जो नया कैपेक्स है 45 करोड़ रुपए का नया कैपेसिटी है, वो लाइव होना चाहिए क्वार्टर टू FY 27 के एंड में, मतलब सितंबर तक हमारा लाइव हो जाना चाहिए। तभी जाके क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के अंदर आपका यू कैन से अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर डिलीवरी दिखाई पड़ेगी। स्पेसिफिकली क्वार्टर फोर FY 27 की बात कर रहा हूं मैं, राइट। यदि बात करें वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो करंटली वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो लगभग 5 से 6% के आसपास का है। सेम हमने पॉलीकैब इंडिया वाले रिजल्ट के अंदर देखा था कि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट तो अच्छी खासी है,
बट वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर जो वॉल्यूम ग्रोथ रेट है वो सिंगल डिजिट के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सेम यहाँ पे आपका डायनेमिक केबल के साथ में हो रहा है, बिकॉज आपके देखो ना, रॉ मटेरियल के प्राइसेस लाइक एल्यूमिनियम कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पे लाइक वॉल्यूम ग्रोथ कम है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 33% के आसपास में दिखाई पड़ा है। पॉलीकैब इंडिया वाले केस के अंदर भी लगभग 39% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ वहां पे दिखाई पड़ा था, जबकि आपका वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे सिंगल डिजिट के आसपास में था। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं लाइक और यहाँ पे मैनेजमेंट ने कौन कौन अंदर क्या क्या बोला है। एक्सपोर्ट मार्केट की हमने ऑलरेडी वैसे बात कर ली है, 13% रेवेन्यू है आपका, यूएसए मार्केट में एंटर कर गए हैं। इनका ये कहना है कि इनका जो एक सोलर केबल बिजनेस है उसके अंदर लाइक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट काफी क्वार्टर्स के अंदर 25 से 30% के आसपास की रेट से वाई उन्हें हम लोग ग्रो कर सकते हैं सोलर बिजनेस केबल के अंदर। वो टोटल रेवेन्यू का अभी लगभग 20% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है, तो अच्छा खासा एक ऑप्शन है। एंड साथ में जो डेटा सेंटर की थीम आई है वहां पे भी अच्छे खासे केबल का यूज होने वाला है, तो वो भी एक नया यूज ऑप्शन इनके लिए ओपन हो रहा है। वो इन्हीं के लिए नहीं, सारी के वायर एंड केबल कंपनीज के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट। साथ में यदि बात करें इनके लाइक हाँ, आप यू कैन से प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बी2जी हमारा जो बिजनेस रहा है लगभग 16% के आसपास में रहा है। हमने क्वार्टर 4 के रिजल्ट में डिस्कस किया था कि इनका जो बी2जी वाला सेगमेंट है वो लगभग पूरे रेवेन्यू का 18% के आसपास में है। अभी कितना हो गया, 16% के आसपास में। जो दूसरे इनके वर्टिकल्स हैं लाइक आपका प्राइवेट बिजनेस है, एक्सपोर्ट का सेगमेंट है, वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि इनका लाइक अच्छा सा प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे बैठ रहा है। साथ में भी इनकी लाइक हाई वोल्टेज केबल की बात करें, वो 68% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है। लोअर वोल्टेज वाली केबल 30% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो मैंने डेल्टन केबल को भी डिस्कस किया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में, तो वहाँ पे हाई वोल्टेज केबल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत मतलब यू कैन से 30% के आसपास में ही था। इसी के कारण डेल्टन केबल के एबिटा मार्जिन उतने अच्छे खासे नहीं थे, जबकि डायनेमिक केबल के अंदर आपका हाई वोल्टेज केबल ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग अच्छे खासे 10 से 11% के आसपास बने हुए हैं। एंड साथ में जो इनका बी2जी वाला बिजनेस वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ओवरऑल अच्छा खासा प्रोडक्ट मिक्स होने के कारण इनका यू कैन से एबिटा मार्जिन लगभग 10.5 से 11% के आसपास पहुंच गया है। आज से लगभग 1 डेढ़ 2 साल पहले इनका एबिटा मार्जिन लगभग 10% के आसपास हुआ करता था। अभी लगभग 60 70 80 बेसिस पॉइंट के आसपास में इनके एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। वो सभी क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है? अच्छा खासा प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे सेट करने के कारण, जो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस भी कर लिया है। साथ मैनेजमेंट से पूछा गया कि जो कमोडिटी के प्राइस है जिसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे आपके यू कैन से फर्स्ट ये बताओ आपके मार्जिन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? सेकंड आपके यू कैन से धंधे पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो आपका यू कैन से हम लोग डायरेक्टली जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे क्लाइंट्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। जो 20% ऑफ द रेवेन्यू है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्लाइंट के साथ में। तो हमारा 80% यू कैन से धंधे का जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ता है तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी वजह से हमारे एबिटा मार्जिन यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ते हैं, वही लगभग 10.5 से 11% के बीच में। हाँ, इन्होंने ये बोला कि यदि रॉ मटेरियल प्राइस इंडेक्स से गिर जाते हैं यहाँ से 30 से 40% के आसपास में, तो हमारा 18-20% के आसपास में वॉल्यूम ग्रोथ करने के बावजूद भी हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ रेट में भी 18-20% ना हो, बट हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से दिखा पाएंगे 18-20% के आसपास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एक यहाँ पे रिस्क नजर आता है कि यार रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे अचानक से गिरने नहीं चाहिए, 30 से 40% नहीं गिरने चाहिए। हाँ, प्लस माइनस 5-7% का फ्लक्चुएशन है वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वाले केस के अंदर तो यहाँ पे यू कैन से धंधे में ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइक आपका लाइक हाँ, इनसे पूछा गया कि आपका कोई लाइक वायर मतलब जो हाउस वायर्स होते हैं ना उसके अंदर आपका कोई इंटर करने का कोई प्लान है क्या? तो एसएस मैनेजमेंट ने साफ-साफ यहाँ पे क्लियरली मना ही कर दिया कि एसएस हाउसिंग सेगमेंट में जो वायर का बिजनेस है उसके अंदर हमारा इंटर करने का कोई प्लान नहीं है। राइट, तो ये हमने मेजरली सारे कॉन-कॉल के हाइलाइट्स वैसे डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक जो मेजर मेजर हाइलाइट्स थे मैंने पूरे कवर करने की कोशिश करी है। अब इस कंपनी का एक थोड़ा वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा वैल्यूएशन वाले पार्ट से, राइट। तो आप देखो यार इस कंपनी का करंट मार्केट कैप कितना है, 2150 करोड़ रुपए के आसपास में। क्वार्टर वन का प्रॉफिट कितना आया है, 25 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये लेट्स से मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है 18 से 20% की धंधे की ग्रोथ करने का, ऑल्दो क्वार्टर वन के अंदर इन लोगों ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, बट स्टिल मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि लाइक उनका एफआई 27 के अंदर 30% के धंधे की ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो जो मैं वैल्यूएशन एनालिसिस आपके साथ में करने वाला हूँ वो लगभग 20% की बिजनेस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट का गाइडेंस भी उसी डायरेक्शन में, राइट। तो आप देखो यार एफआई 26 का रेवेन्यू था इनका 1200 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 20% का टॉप लाइन ग्रोथ लेता हूं तो इनका एफआई 27 का रेवेन्यू आता है लगभग कोई 1440 करोड़ रुपए के आसपास में। आप देखो इनका जब इबिटा मार्जिन 10 से 11% के बीच में रहता है, उस डायरेक्शन में यदि मैं इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आपका डेप्रिसिएशन और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ देता हूं, उसके बाद में इनका जो पैट मार्जिन बनता है समथिंग समथिंग 7% के आसपास बनता है, राइट। टू बी प्रिसाइज अभी क्वार्टर वन के अंदर इनका पैट मार्जिन 7.10% के आसपास में आया है, बट स्टिल मैं यहाँ पे 7% के आसपास का पैट मार्जिन लेके चल रहा हूँ।
तो बट फिर भी वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एफआई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है लगभग 1450 करोड़ रुपए के आसपास का। यदि मैं यहाँ पे इनका जो पैट मार्जिन का जो ट्रेजेक्टरी है लगभग 6.9 7 7.1% के आसपास का यदि मैं यहाँ पे एवरेज लेता हूँ, तो उनका प्रॉफिट बनता है अप्रॉक्सिमेटली एफआई 27 का समथिंग 100 करोड़ रुपए के आसपास में। 100 करोड़ प्लस माइनस 4-5 कर लो, एक रेंज ले लो लाइक 98 करोड़, 100 करोड़, 105 करोड़ रुपए के आसपास की रेंज ले लो। टू बी थोड़ा एक कैलकुलेशन के लिए हम लोग 100 करोड़ रुपए वाला फिगर यूज कर लेंगे। तो एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट हो सकता है इनका 100 करोड़ रुपए के आसपास में। गिवन द कंडीशन इनका रेवेन्यू 20% से ग्रोथ होता है, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। यदि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर जाते हैं 30-40% के आसपास में, तो हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे फेल हो जाएगी वैल्यूएशन एनालिसिस की। उसके बाद में वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा, राइट? बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रॉ मटेरियल प्राइस यहाँ पे स्टेबल होते हैं, आसपास फ्लक्चुएट करेंगे 5-7% के आसपास में, उसी के बेसिस में मैं वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इनका एक्सपेक्टेड पैट कितना हो सकता है 100 करोड़ रुपए के आसपास में। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना होगा? जो करंट मार्केट कैप 2150 करोड़ रुपए की, इसके अंदर यदि मैं 100 करोड़ के पैट का डिवाइड करूंगा तो फॉरवर्ड पी रेशियो आपका आएगा लगभग 21.50 के आसपास में। धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है? 18 से मतलब 20% के आसपास मानो तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आ रहा है? लगभग फॉरवर्ड पी के अंदर मैं बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करूं, फॉरवर्ड पी आपका 21.50, बिजनेस ग्रोथ आपका 20%, डिवाइड करूंगा तो बनेगा आपका फॉरवर्ड पी रेशियो 1.1 के आसपास में। तो यार देखो करंटली इस कंपनी का स्टॉक 1.1 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मतलब उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं लग रहा जितना आपके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में लगा था। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उस टाइम पे लाइक इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास में था और उस टाइम पे उस कंपनी का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो नजर आ रहा था लगभग 0.7 0.8 के आसपास में। उस टाइम मैंने बिल्कुल डिस्कस किया था कि यार जो कंपनीज कंसिस्टेंटली 20% है उसे ज्यादा रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ कराती है और कंसिस्टेंसी दिखाती है अपने बिजनेस के अंदर, उनका डेफिनेटली वैल्यूएशन रीरेटिंग होता है और यहाँ पे इस कंपनी के साथ में हुआ भी है। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो उस टाइम पे 0.7 0.8 के आसपास था, वो बढ़ के भी 1.1 और 1.2 के आसपास चला गया है। तो यार इनका एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन का एक ट्रैजेक्टरी लगभग 40% के आसपास का 30-40% के आसपास का ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ठीक है, ऑल्दो अच्छा खासा वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ है पिछले लगभग 1.5-2 महीने के अंदर, बट स्टिल अभी भी एसेट्स को एक्सपेंसिव डील नजर नहीं आती यहाँ पे। जो हमने अभी जैसे पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट आए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि पॉलीकैब का फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 1.5 1.6 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो आप देखो पिछले लगभग 1.5-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पॉलीकैब का जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ है, उतना ज्यादा नहीं हुआ। उसका लाइक क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में भी आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1.6 1.67 के आसपास में था। अभी लगभग वही 1.5 1.6 के आसपास में है। तो मतलब वहां पे एज सच कोई वैल्यूएशन एक्सपेंशन उतना नहीं हुआ है। बट डायनेमिक केबल वाले केस के अंदर आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो वही वाली बात है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि यार कोई भी ऐसा बिजनेस जो कंसिस्टेंटली 20% उससे ज्यादा रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ करा पाता है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी रख पाता है, अपने इबिटा मार्जिन यहाँ पे मेंटेन रख पाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी को कंसिस्टेंटली ग्रो कराता रहता है, उन वाली कंपनीज का जब वापस मार्केट थोड़ा यू कैन से स्टेबल फेज के अंदर आता है या फिर थोड़ा बेटर फेज के अंदर आता है, उस टाइम पे वहां पे डबल इंजन की सरकार बनती है। फर्स्ट आपका वैल्यूएशन का री-रेटिंग होता है, लेट्स से फॉरवर्ड प्राइस रेशियो आपका 0.7 0.8 के आसपास में है, वो दौड़ के आपका चला जाएगा 1.5 1.6 के आसपास में। और यदि कोई ज्यादा ही बुल मार्केट आ गया तो मे बी 2 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो भी वहां पे बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब देखो ना के इंडस्ट्रीज, आरआर काबिल और आपका पॉलीकैब के साथ में क्या हुआ, इनका भी फॉरवर्ड प्राइस रेशियो आज से लगभग कुछ टाइम पहले आप देखो ना लगभग वही 1.2 1.3 के आसपास हुआ करते थे, 1.1 के आसपास हुआ करते थे। वैल्यूएशन का री-रेटिंग हुआ एंड साथ में उनका यू कैन से अभी फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1.6 1.7 1.8 के आसपास चले गए हैं। तो उनका भी आपका यू कैन से वहां पे कंसिस्टेंसी आई, डिलीवरी मतलब बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी डिलीवरी हुई, उसके कारण उनका भी वैल्यूएशन रेटिंग अच्छे से हुआ था। तो वही है सेम चीज लाइक यदि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली 20 22 25% जब नंदा ग्रोथ करा पाती है, तो वहां पे भी डबल इंजन की सरकार बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। बेशर्ते है उसका इनिशियल फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 से नीचे हो, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे डायनेमिक केबल वाले केस के अंदर यहाँ पे डिलीवर होती हुई दिखाई पड़ी है। ठीक है, एक टाइम तक मार्केट आपको पनिश करके रख सकता है, बट आपने यदि कंसिस्टेंसी दिखा दी अपने सारे रिजल्ट के अंदर, आपने कहीं कमी नहीं छोड़ी है, तो लास्टली मार्केट वहां पे आपको रिवॉर्ड करता ही है। मतलब ये हमने एक आई थिंक मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसके अंदर मैंने ये आपको डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में इसको प्रूव करने की भी कोशिश करी थी। यदि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली 20 25 30 35% धंधा ग्रोथ करती है 2-3-4 साल के लिए, तो उसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो जब लगभग 1 या 1 से नीचे होता है तो डायरेक्टली वो बढ़ के लगभग 2 के आसपास के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे चला जाता है, बुल मार्केट के केस के अंदर, राइट? तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे हैपनिंग शायद अभी तक तो मेरे को यहाँ पे डायनामिक केबल के साथ में होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ रेट 7% के आसपास में आया था डायनामिक केबल का, तो मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा पनिश किया था, बिल्कुल किया था। बट उस टाइम पे भी मैनेजमेंट का गाइडेंस यही था 18 से 20% धंधा ग्रोथ करने का। तो यहाँ पे लाइक आपका वो यहाँ पे डिलीवरी भी हुई है क्वार्टर 1 के अंदर। बाय बाय द वे ठीक है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ रेट 5 से 6% का है।
टॉप लाइन की ग्रोथ रेट 33% के आसपास में आई है, बट पॉलीकैब इंडिया का भी तो वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट के अंदर है, टॉप लाइन की ग्रोथ रेट 39% के आसपास में है। तो हाँ, कहने को कह सकते हैं यार पॉलीकैब इंडिया का तो इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी उनका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट 39% का है, डायनेमिक केबल का यहाँ पे केवल 33% का ही क्यों आया है? अरे ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मानता हूँ कि पॉलीकैब इंडिया का बड़ा बेस होने के बावजूद इतना बड़ा ग्रोथ दिया है, तो भाई उसको उनका फॉरवर्ड पी रेशियो 1.6 1.7 का भी तो है ना। उनको मार्केट ऑलरेडी इतना वैल्यूएशन का रेटिंग देके उनको सर आंखों पे बिठा चुका है ना। वो चीज भी उनके साथ में हुई है ना। हाँ, जो छोटे प्लेयर्स हैं जो अराउंड 20% के आसपास का गाइडेंस देते हैं, उसका डिलीवरी भी करते हैं, तो विद टाइम उनका भी एक वैल्यूएशन रेटिंग होगा। प्लस हाँ, ठीक है, लिमिटेड टाइम तक लेट्स से यदि आप अपने सबसे सेक्टर के अंदर सबसे आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उससे कम रेट से ग्रोथ करते हो, बट कुछ टाइम बाद में एक लिमिटेड टाइम के बाद में जब मार्केट स्टेबल होता है, सारी चीजें जाती है और आपके रिजल्ट के अंदर कंसिस्टेंसी आती है, तो आपका वैल्यूएशन रेटिंग होता है। तो लाइक नॉर्मली मैं यही भाई इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि लाइक मैं यहाँ पे कोई ऐसे डायनेमिक केबल को यहाँ पे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ या फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि नहीं यार इसका तो स्टॉक खरीदना चाहिए, ऐसा इसको मैं रिकमेंडेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे केवल एक डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पॉइंट को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी लाइक अगले क्वार्टर के अंदर मे बी इनके रिजल्ट फिर खराब आ जाए, मे बी टॉप लाइन की ग्रोथ रेट 20% से ना होकर 10% 7% के आसपास में आ जाए, जो क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट में हुई थी, तो फिर से मार्केट इनको पनिशमेंट देगा। यदि इनका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1.1 पे चला गया तो हो सकता है उसको नीचे लाके 0.7 के आसपास लाके दे दे। तो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट डिलीवरी चाहिए होती है, राइट? हाँ, यदि आपका लेट्स से मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, वो यदि 35-40% से ग्रो कर रहा है, तो उसको फॉरवर्ड प्राइस रेशियो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लाइक आपका भी फिर उसको मे बी 2 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो बनेगा, 1.8 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो बनेगा। बट हाँ, आपका छोटा प्लेयर है, कम रेट से ग्रोथ हो रहा है, तो उसको कोई नजरअंदाज नहीं किया जाएगा कि यार इसको तो उसका तो फॉरवर्ड प्राइस रेशियो एक्सपांड होगा ही नहीं, इवन आफ्टर लाइक धंधे में कंसिस्टेंट ग्रोथ आ जाएगी उसके बाद में। बट स्टिल अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि यार पूरे सेक्टर के अंदर पॉलीकैब इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है। यदि वो 39% से ग्रोथ कर रहा है अपने धंधे को, तो डायनेमिक केबल क्यों नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। और मैनेजमेंट ने कभी यहाँ पे अपना उत्सुकता भी नहीं दिखाई कि हम लोग 40% से ग्रोथ करेंगे। हमेशा मैनेजमेंट यही बोलती रहती है हम लोग 18 से 20% से ग्रोथ करेंगे, 18 से 20% से ग्रोथ करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स लाइक जिनको लाइक अपना लाइक यू कैन से एसेट एलोकेशन करना है कि लाइक हमें यू कैन से सेक्टर लीडर के अंदर करना है, जहाँ पे लाइक धंधे की ग्रोथ रेट 25 30 35 40% के आसपास में आ रही है, तो डेफिनेटली उनके लिए डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है। बट जिनको यू कैन से थोड़ा उस वाले एंगल से देखना है कि लाइक एक धंधे में कंसिस्टेंट डिलीवरी है, वैल्यूएशन एक्सपेंशन जिनको थोड़ा प्ले करने के पर्सपेक्टिव से वो इस तरह से इन बिजनेसेस को यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि डायनेमिक केबल ने अपने यहाँ पे सेक्टर लीडर को यहाँ पे आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो इनका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो फिर सेक्टर लीडर के बराबर भी नहीं जाएगा। ये भी बात बिल्कुल आपकी सत्य कंफर्म है, राइट? बट स्टिल अभी तो पूरे सेक्टर के अंदर काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी है। आपका केए इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आना बाकी है, आरआर केबल का बाकी है, डेल्टन केबल का बाकी है, वीमार्क इंडिया का बाकी है। ऑल्दो वीमार्क इंडिया तो यहाँ पे इस पूरे सेक्टर के अंदर सबसे अच्छे रेट से अपना धंधा ग्रोथ करा रहा है। अभी भी इनका गाइडेंस उनकी मैनेजमेंट का लगभग FY27 के अंदर लगभग 50% के आसपास में धंधा ग्रोथ कराने का। तो है अभी लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब यदि आपका लेट्स से छोटा प्लेयर लेट्स से 50% धंधा ग्रोथ कर पाता तो डेफिनिटली वहां पे उसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बन जाती है, राइट? बट स्टिल लाइक सारी चीजें यहाँ पे सिचुएशनल होती है, सारी चीजें यहाँ पे से कोई चीजें फिक्स नहीं है कि यार ऐसा हो गया तो ऐसा ही होगा। एन नंबर ऑफ डायनेमिक फैक्टर्स, यदि कोई चीज लाइक जिसको मार्केट ने रिवॉर्ड किया, यदि अगले क्वार्टर में जाके उस कंपनी रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो मार्केट उसको पनिशमेंट भी देगा बाद में, वहां पे सस्टेन करा के नहीं रखेगा, राइट? तो मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूँ, लाइक मैंने जो डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले सेशन के अंदर भी यही बताया था, यदि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अपने धंधे को 20 25 30 35% से ग्रोथ कराती है 2 3 4 साल के लिए, तो मार्केट वहां पे अच्छे से रिवॉर्ड करता है, एक वैल्यूएशन एक्सपांशन भी करता है। यदि उनका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के नीचे है, तो उसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो बढ़ेगा, 1.5 के पास जाएगा, 1.6 के आसपास जाएगा, और जब बुल मार्केट आ गया तो भी 2 के आसपास भी जा सकता है। बट वो धंधे में फिर कंसिस्टेंसी वाली डिलीवरी चाहिए होगी वहां पे, राइट? तो काइंड ऑफ अपने वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश की डायनेमिक केबल का। अगर इस कंपनी को थोड़ा रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो यार सबसे बड़ा रिस्क तो यहाँ पे ये नजर आता है कि लाइक इस कंपनी का आपका जो कैपेसिटी नया आ रहा है क्वार्टर 2 FY27 के लास्ट में सितंबर 2027 सितंबर 2026 के अंदर, वो लाइव होना जरूरी है। यदि वो लाइव नहीं होगी तो आपका क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर धंधे की ग्रोथ रेट डिलीवर नहीं होगी। और यदि वो कैपेसिटी लाइव नहीं होगी, तो धंधे की ग्रोथ रेट डिलीवर नहीं होगी, तो मार्केट इसको फिर डीरेट भी करेगा, वैल्यूएशन डीरेटिंग भी होगा बाद में इसका। बिकॉज यदि आपका धंधे का ग्रोथ रेट क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर 5-6% का रहेगा, तो मार्केट आपको फिर इतना अच्छा सर आंखों पे नहीं चढ़ाएगा, जैसे अभी आपने चढ़ाया रिजल्ट के बाद में। ऐसा नहीं होगा बाद में, फिर मार्केट वहां पे आपको पनिशमेंट भी देगा और आपका वैल्यूएशन का डी-रेटिंग भी करेगा। तो दिस इज द मेजर रिस्क फॉर डायनेमिक केबल। बाकी आपका जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बड़ा फ्लक्चुएशन 30-40% का, वो केवल डायनेमिक केबल ही नहीं, पूरे सारे प्लेयर्स के लिए अप्लाई होता है। भले ही वो पॉलीकैब हो, चाहे डायनेमिक केबल हो, चाहे केए इंडस्ट्रीज हो, चाहे विमार्क हो, तो सबके लिए अप्लाई होता है। सो ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मैंने स्पेसिफिकली डायनेमिक केबल के लिए बताया जो इनका कैपेसिटी है, जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है रेवेन्यू की, उसका लाइव होना जरूरी है। अदरवाइज फिर रेवेन्यू ग्रोथ कहां से लाएगा कंपनी क्वार्टर 4 के अंदर, वो दिक्कत होगी, राइट?
और यदि कैपेसिटी आ जाएगी तो नेक्स्ट 2 साल के लिए इनका रेवेन्यू ग्रो करने का यहाँ पे ऑप्शन इनका ओपन हो जाएगा। राइट? तो ये काइंड ऑफ हमने इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करी है। एक बार यदि बाकी और कंपनीज के रिजल्ट आ जाएँगे तो एक बार हम लोग यू कैन से सारी कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे, वायर एंड केबल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनीज का। तो ठीक है एक मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है डायनामिक केबल के बारे में। ये सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। सो मेरा हमेशा इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी यहाँ पे अच्छे से रिसर्च करके एज़ ए एक इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन अच्छे से खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, डेफिनिटली अपन यू कैन से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी, क्वेश्चंस का वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।